हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और रिवीजन सीरीज के अंतर्गत देखा जाए हम लोग क्लास 4 पे चर्चा कर रहे हैं। और ये क्लास 4 के अंतर्गत देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित जो अक्सर सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, तो चलिए एक कर इन पर चर्चा करते हैं और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे रिवीजन सीरीज के अंतर्गत। देखा जाए तो रिवीजन सीरीज की जितनी भी बुक्स थी वो डिस्पैच कर दी गई हैं और 1 से 2 दिन में आपके पास वो किताबें पहुंच भी जाएंगी। ठीक है, तो अगले देखा जाए तो मंगलवार तक संभवतः सभी के पास जो रिवीजन सीरीज की बुक्स हैं वो पहुंच जाएंगी, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। और यहाँ पर ये इतिहास का सेक्शन तो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। इतिहास, राज्य व्यवस्था, यूपी स्पेशल एनवायरनमेंट, ये वाला सेक्शन आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। जो बची हुई किताबें थी और सयाज की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी संभवतः मंगलवार तक आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, हालांकि उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जैसे आप गाँव का एड्रेस आपने डाल रखा है, तो गांव के एड्रेस पर क्या होता है कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी होती है, तो उसमें से 1-2 दिन डिले हो जाता है। बाकी जो शहरों का एड्रेस है उन पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया गया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा जाए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, यहां पर देखा जाए छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे एक एक कर। बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व प्राचीन भारत जो था ये 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर मिलता है। यह सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्री आईक्यू का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो 16 महाजनपद है इसके प्रमाण मिलते हैं अंग्युत्तर निकाय, ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है। और वहीं पर जो भगवती सूत्र है, क्या भगवती सूत्र, ठीक है, ये भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। इस जैन ग्रंथ से और इस बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से देखा जाए 16 बड़े जनपदों के बारे में, 16 महाजनपद है इनके बारे में जानकारी मिलती है। देखा जाए तो वही लिखा हुआ है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र जो है, यहां पर देखा जाए इन 6 महानगरों का नाम प्राप्त होता है। वो 6 महानगर कौन कौन से हैं? जो महापरिनिर्वाण सूत्र है इनसे किन 6 महानगरों का प्रमाण प्राप्त होता है, यहां पर आप याद रखिएगा। चंपा का नाम मिलता है, राजगृह का नाम मिलता है, बनारस का नाम मिलता है, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ठीक है, ये महानगर थे, 6 महानगर थे। और इन 6 महानगरों का उल्लेख कहां पर मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलता है। यहां पर देखा जाए जो साकेत और श्रावस्ती, ये साकेत और श्रावस्ती आप जानते हैं कि जो कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। ठीक है, कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थी और उन 2 राजधानियों में एक साकेत थी और एक श्रावस्ती थी। ठीक है, साकेत आज का जो अयोध्या है और श्रावस्ती जो है ये बलरामपुर बहराइच से सटा हुआ जिला है। और ये श्रावस्ती वही श्रावस्ती है जहां पर सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध ने वर्षा ऋतु बिताई थी। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर तो वैशाली के लिच्छवियों ने, ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध की प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था और यह हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, यहां पर देखा जाए मगध का प्रथम प्रतापी शासक किसको माना गया है? बिंबिसार को माना गया। और किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश का शासक था। देखा जाए तो काशी के सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना गया था? काशी का सबसे शक्तिशाली शासक जो माना गया है देखा जाए तो ब्रह्मदत्त को माना गया है। ठीक है, ब्रह्मदत्त था, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन? ब्रह्मदत्त, और इसने कौशल पर विजय प्राप्त किया था। श्रावस्ती नगर का विन्यास, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। श्रावस्ती नगर विन्यास जो था, इसका श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो अर्धचंद्राकार था। ठीक है, ये भगवती सूत्र और देखा जाए तो अंग्युत्तर निकाय है उसमें श्रावस्ती का नगर विन्यास बताया गया है, ये अर्धचंद्राकार था। ये वही श्रावस्ती है जहां पर जैतवन विहार अवस्थित है। ठीक है, चलो देखा जाए यहां पर आगे देखते हैं मत्स्य पुराण। ठीक, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण सहित अन्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, जो निचच्छू थे इन्होंने हस्तिनापुर जब गंगा नदी में प्रवाहित हो गया और उसके बाद अपनी राजधानी किसको बनाई? तो कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण सहित अन्य ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होती है। देखा जाए तो बुद्ध काल में यहां पौरव वंश का शासन था। पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के समय, ठीक है, जो बुद्ध का काल था, बुद्ध के काल में जो कौशाम्बी था, कौशाम्बी वत्स महाजनपद, यहां पे कौन सा वंश शासन करता था? तो पौरव वंश शासन करता था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और यहां का शासक का नाम क्या था? यहां का शासक कौन था? यहां का शासक था उदयन।
ठीक है। ये पौरव वंश का शासक था उदयन, और यही शासन करता था कौशाम्बी पे बुद्ध के टाइम पीरियड पर। ऐसे सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हालांकि जो नया पैटर्न है उसमें ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा, जैसा पेपर आपको यूपीपीसीएस 2024 में देखने को मिला था, लगभग वैसा ही पेपर आपको फिर से 2025 में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं यहां पर अगला पॉइंट क्या है। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय वहां एक गणतंत्र गणराज्य हो गया था। यानी कि जो पांचाल महाजनपद था, जहां से पांचाली थी, ठीक है, वो एक राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय देखा जाए तो यह एक गणराज्य हो गया था। गणराज्य का क्या मतलब? गणराज्य का मतलब यही कि जो राजा है जनता के द्वारा चुना जा रहा है। देखा जाए बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित होने के बाद बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो बिंबिसार था, बिंबिसार के द्वारा जब चंड प्रद्योत जो थे ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, ठीक है, राजवैद्य जीवक को देखा जाए तो प्रदोत के यानी कि चंड प्रदोत के उपचार के लिए भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा। ठीक, यहां पर देखा जाए प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर भाग में 2 जनपद थे। कौन कौन से जनपद थे? गांधार और कंबोज। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पश्चिमोत्तर भारत जो था, भारत का नक्शा आपको जब पता होगा तो जो पश्चिमोत्तर भारत था वहां पर 2 महाजनपद थे, गांधार और कंबोज। और इस गांधार से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा जो आरओ 2021 की परीक्षा थी, ठीक है, आरओ 2021 की परीक्षा का पहला सवाल ही यही था। ठीक, पश्चिमोत्तर से संबंधित जो महाजनपद थे उनसे संबंधित सवाल आपकी आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया था। पहला सवाल ही यही था, सेट बी का। चलिए आगे देखते हैं। जो गांधार महाजनपद था, ठीक है, गांधार महाजनपद का दूसरा सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? पुष्कलावती। जो पुष्कलावती था, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध गांधार से। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि गांधार का देखा जाए जो पुष्कलावती है इसका संबंध किससे है? ठीक, गांधार से है। देखा जाए आगे तो कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। यहां पर देखा जाए जो कंबोज है, कंबोज, तो यहां कंबोजों को देखा जाए वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ किसके द्वारा कहा गया है? यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो कंबोज महाजनपद था यहाँ के निवासियों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ के रूप में वर्णन किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन दे देगा, कौटिल्य दे देगा, ह्वेनसांग दे देगा, इत्सिंग दे देगा, फाहयान दे देगा। तो वहां पर आपको टिक करना होगा कि कौटिल्य के द्वारा यह कहा गया है कि जो कंबोज महाजनपद था यहाँ के जो निवासी थे ये निवासी पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये कौन कौन से जनपद है? ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। और एक चीज याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों से रिलेटेड, ठीक, जो 16 महाजनपद हैं इनसे संबंधित सवाल आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आगामी मुख्य परीक्षा जो होने वाली है यूपीपीसीएस की, यहां पर देखा जाए तो जो जीएस पेपर 5 होता है, जीएस पेपर 5, इस जीएस पेपर 5 में आपसे सवाल भविष्य में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अवस्थित महाजनपद, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित महाजनपद थे इनके संबंध में डिटेल में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित, तो 8 महाजनपद जो थे वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। ये कौन कौन से थे? इनमें देखा जाए काशी का नाम आता है, कौशल का नाम आता है, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ठीक है, ये 8 महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। यहां पर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक हो जाता है, यहां पर देखा जाए जो अभिलेखों का अध्ययन होता है। जैसे देखिए इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमको अभिलेखों से, सिक्कों से इत्यादि से मिलती है। जो सिक्कों के अध्ययन से जो इतिहास लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन से देखा जाए जो इतिहास लिखा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? न्यूमिस्टेटिक्स। ठीक, और वहीं पर देखा जाए जो अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। ठीक, एपिग्राफी, ये एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, और न्यूमिस्टेटिक्स क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है।
यहां पर देखा जाए भारत की प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। पहले जो सिक्के होते थे वो पंचमार्क सिक्के होते थे। पंचमार्क सिक्के का मतलब क्या होता था कि कोई उसका निश्चित आकार प्रकार नहीं होता था, बस ये होता था कि मुहर उस पर लगी होती थी। सिक्के होते थे उस पर कोई ना कोई मुहर लगी होती थी, उसी को क्या कहा जाता था, आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए ये सिक्के 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य के प्रतीत होते हैं। ठीक है, जो आहत या पंचमार्क सिक्के हैं इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो मौर्य काल था उसके बीच में पाए गए हैं पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, ठीक है, ये सिक्के उसी टाइम पीरियड के हैं। यहां पर देखा जाए बुद्ध घोष का टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ 8 न्यायालय थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाए जो प्राचीन इतिहास, ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है वहां पर देखा जाए प्राचीन इतिहास से जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं, एक सवाल रचनाओं से अक्सर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, प्राचीन इतिहास की जो रचनाएं हैं, मध्यकालीन इतिहास की रचनाएं हैं और आधुनिक भारत की जो रचनाएं हैं किताबों से, यहां से देखा जाए अक्सर प्राचीन इतिहास से एक सवाल आ जाता है, मध्यकालीन से एक सवाल आ जाता है और आधुनिक भारत से भी एक सवाल आ जाता है। तो अक्सर करके ये रहता है कि 2 से 3 सवाल यहां पर हर बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और प्राचीन इतिहास का तो एक फिक्स रहता है कि पूछना ही पूछना है। तो यहां पर देखा जाए तो सुमंगल वासिनी, ठीक है, सुमंगल विलासिनी ये किसकी कृति है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया। इसको आपको याद रखना होगा। और इस किताब में जो सुमंगल विलासिनी है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो बुद्ध घोष की टीका देखा जाए सुमंगल विलासिनी से प्राप्त होती है। और इससे यह ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। कितने न्यायालय थे वज्जी संघ में? 8 न्यायालय थे। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? सुमंगल विलासिनी से मिलती है। चलिए आगे देखें। पुराणों में जो कालाशोक है, कालाशोक, इसको क्या कहा गया है? पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है पुराणों में। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इस संगति में बौद्ध संघ 2 संप्रदाय स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। ठीक है, अब ये स्थाविर और महासांघिक के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले ही। स्थाविर वो थे जो चाहते थे कि जो बुद्ध के नियम है, जो बौद्ध धर्म के नियम कानून है, उनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। बुद्ध के टाइम पीरियड से जैसा चला आ रहा था वैसे ही नियम कानून हमेशा बने रहे। ठीक, और महासांघिक वे थे जो समय के साथ परिवर्तन चाहते थे कि समय परिवर्तित हो रहा है तो नियमों को भी परिवर्तित करते रहना चाहिए। समय जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, ऐसा मानना था महासांघिक लोगों का। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी ये किसके टाइम पीरियड पर हुई थी? ये कालाशोक के टाइम पीरियड पर हुई थी। और कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है और वैशाली में हुई थी। ठीक है, यहां पर जो बौद्ध संगतियां थी, बौद्ध संगतियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रावे पाकू। ठीक है, रावे पाकू, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलग्राम या कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। तो ये रावे पाकू आप याद रखेंगे तो इससे आपको जो बौद्ध संगतियां हैं उनका आयोजन कहां पर हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, और यहीं पर जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वहां पर क्या हुआ था? महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण यही घटना थी कि जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ 2 संप्रदायों में यहां पर बट गया। ठीक, कौन कौन सा संप्रदाय? स्थाविर और महासांघिक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखें, एक टेबल दे रखी है। देखा जाए तो बौद्ध साहित्यों के अनुसार बिंबसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल देख लेते हैं। ठीक, अब बिंबसार से लेकर जो नंद वंश तक के शासनकाल के राजा हैं प्रमुख, उनका शासनकाल देखते हैं एक एक कर। एक तरफ वंश का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ राजा का नाम दे रखा है और शासनकाल बताया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए हर्यक वंश। अब हर्यक वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। और राजाओं के नाम देख लेते हैं तो हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? बिंबसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो बिंबसार था, बिंबसार का शासनकाल कब से कब तक? तो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का टाइम पीरियड देखा जाए तो अजातशत्रु का जो समय था वो 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। और वहीं पर उदयन तथा उसके जो उत्तराधिकारी थे, इन सब का शासनकाल मिला लिया जाए तो 460 से 412 ईसा पूर्व तक था।
ठीक है, तो ये तो हमने हर्यक वंश के बारे में चर्चा कर ली, हर्यक वंश के बारे में देख लिया। अब आइए चलते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। जो शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। देखा जाए यहां पर जो शिशुनाग वंश था इसने कब से कब तक शासन किया, तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक। सबसे पहला शासक यहां पर कौन हुआ, शिशुनाग हुआ। ठीक है, 412 से 394 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। फिर काकवर्ण, ठीक, काकवर्ण का शासनकाल देखा जाए या कालाशोक देखा जाए, 394 से 366 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। काकवर्ण के 10 पुत्र, ठीक है, जो काकवर्ण के 10 पुत्र थे, इन 10 पुत्रों ने देखा जाए तो यहां पर 366 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। मात्र 22 साल तक, 22 साल में उसके 10 पुत्रों ने शासन किया था कालाशोक के। अब आइए चलते हैं नंदवंश। अब यहां पर देखा जाए जो नंदवंश का शासन था ये 344 से 321 ईसा पूर्व तक था। महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र ने शासन किया। महापद्म नंद, जिसको आप उग्रसेन भी कहते हैं, महापद्म नंद और उसके 8 पुत्रों ने कब से कब तक, 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया जो प्रमुख वंश थे उनके बारे में चर्चा कर ली। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, घननंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। यह सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसी की सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए कल्पक नामक व्यक्ति एक जैन था, जिसकी सहायता से महापद्म नंद ने क्या किया था, क्षत्रियों का विनाश किया था और एक छत्र की उपाधि धारण की थी, एक राट की उपाधि धारण की थी। यहां पर देखा जाए जो धनानंद था, धनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस है, यहां पर देखा जाए मुद्रा राक्षस से जो नंद वंश के लोग थे, जैन मतानुयायी थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखा जाए महाजनपद जो थे, महाजनपदों के बारे में एक दृष्टि डालते हैं कि महाजनपद का उदय। ठीक है, एक तरफ महाजनपद दे रखा है, राजधानी बताई गई है और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है वो बताई गई है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं जो अंग महाजनपद है। ठीक, अंग महाजनपद उस टाइम उसकी राजधानी क्या थी अंग महाजनपद की। यह अंग वही महाजनपद है जहां की कर्ण राजा था, अंगराज कर्ण। ठीक है, दुर्योधन के द्वारा जो अंग प्रांत था वो अपने मित्र कर्ण को दे दी गई थी और इसकी राजधानी क्या थी, चंपा इसकी राजधानी थी। वर्तमान में देखें जो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है बिहार का, वहीं पर अवस्थित था अंग महाजनपद। अगला महाजनपद कौन सा है, अगला महाजनपद है अवंती। ठीक है, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी या माहेश्वती। उज्जैनी और माहेश्वती दो राजधानियां थी यहां पर, और ये मालवा मध्य प्रदेश, ठीक, मालवा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। माहेश्वती आपको याद आ गया होगा, बाहुबली, बाहुबली माहेश्वती, माहेश्वती साम्राज्य। ठीक है, चलो सूरसेन जो था, सूरसेन की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और आधुनिक देखा जाए ब्रजमंडल क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, यहीं पर सूरसेन फैला हुआ था। काशी महाजनपद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो वाराणसी इसकी राजधानी थी और यहां पर देखा जाए वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहीं पर काशी महाजनपद फैला हुआ था। आगे चर्चा करें 5वें नंबर पर देखा जाए तो कौशल। 5वें नंबर पर देखें तो कौशल, कौशल की दो राजधानियां थी, श्रावस्ती और साकेत। यहां पर देखा जाए अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जो अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश का है, वहीं पर यह फैला हुआ था कौशल महाजनपद। ठीक, कुरु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुरु जो है ये इंद्रप्रस्थ, ठीक, जो कुरु जो है इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के जो कुछ क्षेत्र हैं ये कुरु के अंतर्गत आते थे। कंबोज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए हाटक या राजपुर, ठीक, हाटक या राजपुर, जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला जो पाकिस्तान का है, वहीं पर विस्तृत था कंबोज। अस्मक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो पोटली या पोतन, ठीक है, पोटली या पोतन इसकी राजधानी थी। और यहां पर चर्चा करें तो नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य के जो क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पर यह अवस्थित था अस्मक। और यह दक्षिण भारत का, आप मान सकते हैं कि दक्षिण भारत का या दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, ये देखा जाए तो अस्मक था। ठीक है, तो 8 महाजनपद हमने देख लिए। आगे चलते हैं, लिस्ट और देखते हैं। यहां पर 9वें नंबर पर बात करें, 9वें नंबर पर हम चर्चा करें चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी, शुक्तिमती या शोथिवती। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो बुंदेलखंड,
उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहीं पर चेदी महाजनपद फैला हुआ था। पांचाल महाजनपद के बारे में बात कर ले, यहाँ पर अहिचत्र तथा काम्पिल्य इसकी राजधानी थी। ठीक है, काम्पिल्य और अहिचत्र इसकी राजधानी थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इत्यादि जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो इसके अंतर्गत आते थे। वज्जी महाजनपद के बारे में चर्चा करें तो वैशाली इसकी राजधानी थी। वैशाली, दरभंगा आदि के क्षेत्र तथा नेपाल का जो मिथिलांचल क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था, वज्जी के अंतर्गत। वत्स के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर देखा जाए जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी के साथ साथ देखा जाए कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास का जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता था, ये वत्स के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलो आगे देखें। मगध इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी गिरिवज्र राजगृह थी। पटना, गया, नालंदा, बिहार इत्यादि का जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था। वहीं पर मत्स्य महाजनपद के बारे में चर्चा कर ले तो विराटनगर इसकी राजधानी थी। पांडवों के द्वारा जब अज्ञातवास बिताया जा रहा था तो वो यहीं पर मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत गए थे। ठीक है, 1 साल तक का जो अज्ञातवास था वो यहीं पर विराटनगर में बिताया था। आगे चर्चा कर लेते हैं। जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर राजस्थान के जो आसपास का क्षेत्र है उसी के अंतर्गत ये मत्स्य महाजनपद है, ये फैला हुआ था। मल्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पावा तथा कुशीनारा इसकी राजधानी थी। ये वही मल्ल महाजनपद है जहां पर जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, भगवान बुद्ध का अंतिम समय यहीं पर बीता था। मल्ल महाजनपद के जो मल्ल गणराज्य के लोग थे उन्हीं के द्वारा देखा जाए तो सूकर मद्दव खाने के लिए दिया गया था भगवान बुद्ध को। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने शुकर मद्दव खाया और शुकर मद्दव खाने के बाद में अतिसार हो गया और अतिसार से ग्रस्त होने के बाद उनका देहावसान हो गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर आदि के जो क्षेत्र हैं तथा नेपाल, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और 16वां महाजनपद कौन सा है, गांधार महाजनपद। ठीक है, 16वां महाजनपद कौन सा है, गांधार महाजनपद है। यहां पर देखा जाए तक्षशिला इसकी राजधानी थी। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य स्थित था। मतलब जो पाकिस्तान है, मान लीजिए कि ये भारत है तो ये हिस्सा पाकिस्तान का और ये हिस्सा अफगानिस्तान का। तो जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र यहीं पर अवस्थित था गांधार। जो गांधार है, गांधार ये पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, ये पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी, उसी क्षेत्र के बीच में अवस्थित था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखें, यहाँ पर हमने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा कर लिया है। अब आइए चलते हैं, हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। 16 महाजनपद देखा, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और हर बार देखा जाए जब भी आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास के लिए आपके कुछ पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप रिवीजन कर रहे हो तो आप खुद से भी, चाहे आपकी इच्छा हो रही है कि रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हमको बहुत अलग अलग कुछ करना है तो कुछ मत करना, सिर्फ इतना कर लेना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता पर एक नजर मारना। फिर उसके बाद में देखा जाए तो जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य और विशेषकर अशोक, ठीक है, विशेषकर अशोक पर एक नजर मारना। इनके अशोक के जितने भी कार्य हैं, जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, सब देख लेना। फिर उसके बाद में देखा जाए जो गुप्त काल है, ठीक, गुप्त काल। अब यहां पर भी देखा जाए जो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए जो जैन और बौद्ध धर्म है इसको। और 5वां टॉपिक देखा जाए तो सिर्फ हर्षवर्धन को, ठीक, हर्षवर्धन। बस प्राचीन इतिहास में इस 5 टॉपिक को अगर आप बहुत चाहते हैं, आपकी बहुत इच्छा है कि आप कहीं और से भी रिवाइज करना चाहते हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं या लूसेंट है या जिससे भी आप देखना चाहें, सिर्फ एक बार रिवीजन सीरीज में इतना कंटेंट दिया है कि आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने नोट्स भी एक बार फिर से रिकॉल कर लें साथ में, तो ये 5 टॉपिक पढ़ लेना, यहीं से आपके सारे सवाल हो जाएंगे प्राचीन इतिहास के। चलिए आगे चलते हैं, देखा जाए मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये पॉइंट तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो मौर्य राजवंश था, मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। जो मौर्य राजवंश था इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ देखा जाए विशाख दत्त कृत जो मुद्रा राक्षस है, यहाँ पर जो नंदराज थे, नंदराज का पुत्र माना गया है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। साथ ही साथ देखा जाए
तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। क्या कहा गया है? वृषल या कुलहीन कहा गया है। यहां देखा जाए तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान किसके द्वारा की गई, मतलब किस शासक ने की थी? जो सेंड्रोकोट्स की पहचान की थी। ठीक है, सेंड्रोकोट्स किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ठीक है, वहीं पर एपीएन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया था। ठीक, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ये दोनों सवाल आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ये दोनों सवाल आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं। और यहां पर सवाल कैसे पूछेगा? आपसे सवाल पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा? सवाल यहां पर देगा कथन, कथन 1, कथन 2, कथन 2। ठीक है, कथन 1 में कहेगा निम्नलिखित, सबसे पहले कहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उसके बाद कहेगा कि विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोट्स के रूप में की गई। यह है कथन 1, एंड्रोकोट्स के रूप में ये विलियम जोन्स ने पहचान की। ये पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन हो गया, यहां पर देखा जाए दूसरा कथन आपसे पूछेगा कि एपीएन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त का वर्णन सेंड्रोकोट्स के रूप में किया है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कथन, ये हो गया दूसरा कथन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है, और ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा? यहां पर ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, ना ही एक सही है ना ही दो सही है, क्योंकि यहां पर उल्टा कर दिया है। विलियम जोन्स ने देखा जाए तो एंड्रोकोट्स नहीं सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की है, और वहीं पर जो एपीएन और प्लूटार्क है उन्होंने एंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की है, ना कि सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की है। तो इसी वजह से देखा जाए यहां पर हमारे दोनों कथन जो है, ये दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे, और दोनों कथन जब गलत हो जाएंगे तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। यहां पर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा शासक था जिसके द्वारा जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, उस पर भी विजय की थी। दक्षिणापथ विजय इसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और इसकी जानकारी देखा जाए जो जैन साहित्य है और तमिल साहित्य से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने दक्षिणापथ विजय किया था। ठीक, देखा जाए तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम भारत में उसके अधिकार की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात में अवस्थित है, सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया, वहां पर देखा जाए जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पश्चिम भारत पर भी अपना अधिकार स्थापित किया गया था। ठीक है, और इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है? पश्चिम भारत के विषय में जानकारी देखा जाए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यहां पर देखा जाए यूनानी लेखकों ने जो बिंदुसार है, बिंदुसार को क्या कहा है? बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। क्या कहा है? अमित्रोकेडीज। और यहां पर जो अमित्रोकेडीज है, अमित्रोकेडीज का मतलब क्या होता है संस्कृत में? देखा जाए अमित्रोकेडीज का मतलब होता है अमित्रघात। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र का मतलब ही होता है शत्रु, मित्र मतलब जो भाईचारा जिससे जो मित्रवत है, और अमित्र मतलब जो हमारा मित्र नहीं है। और मित्र नहीं है तो मतलब क्या है? वो हमारा शत्रु है। मित्र का विलोम शत्रु ही होता है। तो जो अमित्र घात है, मतलब अमित्र का मतलब जो अमित्र है यानी कि शत्रु है, शत्रु का घात करने वाला किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। यहां पर देखा जाए जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? जैन ग्रंथ बिंदुसार को सिंहसेन कह के सम्मानित करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, सिंहसेन किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। कहां पर? जैन ग्रंथों में। आगे हम बात कर लें, देखा जाए यहां पर स्ट्रैबो भी कुछ कहता है बिंदुसार के बारे में। स्ट्रैबो क्या कहता है ये देखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक दूत जो था वो भेजा था। डाइमेकस नामक राजदूत जो था ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और यहां पर देखा जाए पिलनी के अनुसार देखा जाए तो मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा जो थे टालमी फिलाडेल्फस, इन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, और यहीं पर जो डाइमेकस आया था, इसी से जो बिंदुसार था उसने कहा था कि जाइए आप अपने राजा से कहिएगा कि मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और कुछ विद्वान हमको दे। तो राजा ने क्या किया? वहाँ के
राजा ने जो मीठी मदिरा थी वो भिजवा दी, सूखी अंजीर भिजवा दी, और जो दार्शनिक थे दार्शनिक का ये कहकर मतलब मना कर दिया कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार के द्वारा ये बातें कही गई थी, मंगाई गई थी, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। आइए अब चलते हैं अशोक के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। अशोक सबसे महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना था। लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में देखा जाए उसका राज्याभिषेक हुआ था। राजा बना 273 में और राज्याभिषेक कब हुआ, यहां पर देखा जाए राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखा जाए उसके अधिकांश अभिलेखों में उसे क्या कहा गया है, उसको देवनाम पिया कहा गया है, देवनाम पिया, देवनाम पियदस्सी कहा गया है। पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक जो था इसको पुराणों में क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया है। यहां पर देखा जाए अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहां पर बात करें अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुम्मनदेही अभिलेख रुम्मनदेही गया और उनकी पूजा की। अशोक जो था, ठीक है, अशोक जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, राज्याभिषेक के देखा जाए 10 वर्षों बाद संबोधि गया। संबोधि क्या, संबोधि कहां पे, बौद्ध गया। ठीक है, बौद्ध गया में गया था अशोक। और 20 वर्ष बाद देखा जाए रुम्मनदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है कि रुम्मनदेही गया हुआ था। और परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि राज्याभिषेक के 10 वर्षों बाद जो अशोक था ये संबोधि गया था, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, जो अशोक का 8वां शिलालेख है उसी से इसकी जानकारी मिलती है। और 20 वर्षों बाद अशोक जो था ये रुम्मनदेही गया था, और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं। रुम्मनदेही गया था और वहां पर देखा जाए टैक्स को अशोक ने कम कर दिया था। रुम्मनदेही अभिलेख, जो रुम्मनदेही है ये लुम्बनी में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि अशोक जो था जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां भी गया और जहां बुद्ध का जन्म हुआ था वहां भी गया। आगे चलते हैं। कालसी, गिरिनार, दिल्ली मेरठ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो कालसी, गिरिनार और दिल्ली मेरठ के अभिलेख हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं अशोक के, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहां पर देखा जाए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेख है, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, इनकी लिपि ब्राह्मी ना होकर क्या है, खरोष्टी है। और देखा जाए जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्हीं को देखा जाए ये श्रेय दिया जाता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। और ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है आपसे, अशोक से संबंधित सवाल। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। ये कथन में पूछा गया है। ठीक है, पहला कथन और दूसरा कथन, ये सीधे सीधे ये जो पॉइंट दोनों लिखे हैं ना, ये आपके PYQ है और ये दोनों PYQ आपके PYQ से उठा के एज इट इज इसको बनाया गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी और मानसेहरा ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक, कौन सा कथन सही था, तो यहाँ पे दोनों कथन सही थे। चलिए, जेम्स प्रिंसेप को देखा जाए, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, जेम्स प्रिंसेप का PYQ हुई है। यहां पर देखा जाए अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना क्या थी, जो कलिंग युद्ध थी और इसमें अशोक की विजय हुई थी। और देखा जाए जो कलिंग युद्ध है, अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। और यह सवाल आपसे कब पूछा गया था, यह सवाल आपसे पूछा गया था UPPCS 2022 प्री एग्जाम में। UPPCS 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा का आप सवाल उठा के देखिए, सीधे सीधे पूछा था आपसे, सवाल पूछा था कि जो कलिंग विजय है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है, तो कलिंग विजय का वर्णन जो 13वां शिलालेख है अशोक का, वहीं से प्राप्त होता है। यहां पर देखा जाए अशोक के जो दीर्घ शिलालेख 12वें में देखा जाए सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता तथा पालनीय उपाय बताए गए हैं। ठीक है, जो सभी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि होने की कामना अशोक के किस दीर्घ शिलालेख में की गई है, तो 12वें शिलालेख में की गई है। और यहीं पर देखा जाए जो मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के होते थे, मौर्य काल में जो न्यायालय होते थे कितने प्रकार के होते थे, यह सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के होते थे, तो न्यायालय किस प्रकार होते थे, 2। कौन कौन से, धर्मस्थीय न्यायालय होता था जो दीवानी मामले देखता था, और कंठक शोधन न्यायालय होता था जो
फौजदारी मामले देखता था। अब कंठक शोधन का मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए कंठक शोधन करना है। फौजदारी का मतलब ये होता है कि जहां पर लड़ाई झगड़े मारपीट का मामला चल रहा हो तो फौजदारी हो गया, और दीवानी हो गया धर्मस्थी है। दीवानी मतलब जहां जमीन जायदाद का, तो धर्म की धर्मस्थी है उसको आप कह सकते हैं। ठीक है। कंठक शोधन, कंठ का मतलब कंठ, मान लीजिए कि किसी को किसी ने गाली दे दी और उसने पकड़ के मार दिया। अब मारने के बाद पहुंच गए तो यही है कि भैया गाली अब नहीं देंगे आप, मतलब मामला जो सुलझाना है तो उसको ऐसे सुलझाइए भैया आप गाली नहीं देंगे। तो कंठक शोधन न्यायालय, फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट का जो मामला है वो कंठक शोधन न्यायालय में चल रहा है। और जो धर्मस्थी है, जमीन जायदाद का जो मामला है, दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया, जैसे पांडव और कौरवों के बीच में विवाद हो गया, तो वहाँ जो मामला है वो जमीन को लेकर है। ठीक है। अब जमीन के लेकर जो विवाद है तो उसके लिए कौन सा न्यायालय है? दीवानी न्यायालय, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कंठक शोधन और दीवानी में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। जो मेगास्थनीज है इसके बारे में आप जानते होंगे, इंडिका इसी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। और फिर बिखरे हुए तथ्यों के रूप में अलग अलग स्रोतों में जो इंडिका थी वो विद्यमान थी, उसको एक जगह एकत्रित करने का कार्य मैक्रेंडल के द्वारा किया गया और उसको मेगास्थनीज की इंडिका नाम दिया था मैक्रेंडल ने। ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है उससे जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। देखा जाए तो मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दास प्रथा जो है ये भारतीय समाज में उपलब्ध नहीं है। ये वर्णन किसके द्वारा किया गया है? ये वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक। जबकि कौटिल्य मानते हैं कि दास प्रथा मौजूद थी। तो यहां पे दोनों में देखा जाए आपको याद रखना होगा, कौटिल्य मानते थे कि दास प्रथा थोड़ी बहुत उसमें मौजूद थी, लेकिन मेगास्थनीज जो है ये कहते हैं कि दास प्रथा के प्रचलित होने का कोई उल्लेख नहीं करता है। मतलब मेगास्थनीज ने दास प्रथा होने का उल्लेख ही नहीं किया है। ठीक है। आगे देखा जाए विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यहां पर जो हिंदुकुश सीमा थी, मौर्य साम्राज्य में हिंदुकुश सीमा जो थी ये वैज्ञानिक सीमा मानी गई है। और जो मौर्य युगीन सभी जो अभिलेख थे, सभी स्तंभ थे, वो किससे निर्मित थे? तो जो चुनार के बलुआ पत्थर थे चुनार के, उन्हीं से निर्मित थे। अब आइए देखते हैं अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। ठीक है। अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारकों के बारे में देख लेते हैं। एक तरफ धर्म प्रचारक दे रखा है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो सुमेलित करने के लिए ज्यादातर सवाल आपके परीक्षा में आएंगे। देखा जाए तो सोन और उत्तरा को कहां भेजा था अशोक ने? तो स्वर्ण भूमि यानी कि बर्मा भेजा था। वहीं पर महेंद्र और संघमित्रा को आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, श्रीलंका भेजा था। मध्यांतिक को कहां भेजा? कश्मीर और गंधार भेजा था। वहीं पर जो महारक्षित था इसको यमन राज्य भेजा था। ठीक है। यमन, यूनान समझ लीजिए कि यमन राज्य भेजा था। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं और यहां से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, सीधे सीधे सवाल यहां से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, एक तरफ शिलालेख दे रखा है, दूसरी तरफ उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है इस बात के बारे में बताया गया है। जो पहला शिलालेख है, पहले शिलालेख में क्या बात कही गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, पहले शिलालेख में की गई है। जो सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक के द्वारा यह किसमें कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? जो प्रथम पृथक शिलालेख है उसी में यह बात कही गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है और मैं पूरे प्रजा का अपने पुत्रवत, मतलब पूरी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करता हूं, पूरी प्रजा मुझे अपना पिता समझे। ऐसी बात अशोक के द्वारा कही गई है, जो पहला पृथक शिलालेख है उसमें। यहां पर हम बात करें दूसरा शिलालेख, जो दूसरा शिलालेख उसमें क्या बात कही गई है? दूसरे शिलालेख में देखा जाए तो मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। मनुष्यों के द्वारा चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी का उल्लेख ये सब कहां पे मिलता है? ये सब दूसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख के बारे में चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए राजकीय अधिकारी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने जाएंगे, ऐसा आदेश दिया गया है। और ये किस शिलालेख में वर्णित है? तीसरे शिलालेख में वर्णित है। ठीक है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे मतलब मान लीजिए कि डीएम साहब है, डीएम साहब, फिर उसके बाद में देखा जाए जो मंडल कमिश्नर है, मंडल कमिश्नर, और
जो राज्य के सचिव जी हैं, इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि हर 5 साल में आप दौरा करिए और देखिए स्थिति क्या है आपके साम्राज्य की। चौथे शिलालेख में देखा जाए भेरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, भेरी घोष की जगह धम्मघोष का वर्णन कहां पे मिलता है? ये चौथे शिलालेख में मिलता है। वहीं पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी कहां मिलती है? तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में देखा जाए वर्णन मिलता है और ये 5वें शिलालेख में वर्णित है। वहीं पर देखा जाए तो प्रजा के कार्यों के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, अंतःपुर में रहूं। अशोक के द्वारा यह कहा गया है कि प्रजा के लिए कोई कार्य करना है तो आप उसके लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, ऐसा वो अपने अधिकारियों से कहता है अशोक। और इस चीज का वर्णन कहां पे मिलता है? छठे शिलालेख में इस चीज का वर्णन मिलता है। अशोक कहता है कि मैं अंतःपुर में रहूं, शयन करता रहूं, तब भी जो मेरे अधिकारी हैं, मेरे परिचर हैं, वो आके मुझे बताएं कि मैं प्रजा के लिए क्या कर सकता हूं या प्रजा को क्या दुख है। इन सब बारे में वर्णन जो है छठे शिलालेख में मिलता है। आगे देखें, आत्मनिर्णय तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश 7वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है, ठीक है, अशोक की जो तीर्थ यात्रा है उनका उल्लेख 8वें शिलालेख में मिलता है। वही मैंने आपको बताया कि संबोधि गया था, रुमनदेही गया था, इन सब का वर्णन देखा जाए, संबोधि का वर्णन कहां पे मिलता है? ये 8वें शिलालेख में ही मिलता है। ठीक है, 9वां शिलालेख है, यहां पर देखा जाए विभिन्न मंगलाचारों की आलोचना तथा धम्म मंगलाचार की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। जो विभिन्न मंगलाचार्य होते हैं उनकी आलोचना अशोक के द्वारा की गई है और एकमात्र धम्म मंगल का श्रेष्ठता जो होती है उस पर बल दिया गया अशोक के द्वारा। ये 9वें शिलालेख में वर्णित है। आगे देखें, धम्म के पालन का उपदेश दिया गया कहां पर? 10वें शिलालेख में। धम्म दान का उल्लेख कहां पर वर्णन मिलता है? 11वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। वहीं पर जो 12वां शिलालेख है, यहां पर धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख 12वें शिलालेख में मिलता है। स्त्री महामात्म्य की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। जो स्त्री महामात्म्य है, इनकी नियुक्ति का उल्लेख कहां पर मिलता है? जो 12वां शिलालेख है, यहीं पर प्राप्त होता है। देखा जाए जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राज्यों का वर्णन तथा आठविक राज्य जो है इनका उल्लेख मिलता है। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 2022 यूपीपीसीएस में डायरेक्टली सवाल पूछा गया। 13वें शिलालेख से मिलता है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन तथा आठविक राज्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है? यह भी वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब ये लिस्ट तो हमने देख ली। कुछ यहां पर देखा जाए, मैगस्थनीज के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, मैगस्थनीज के अनुसार देखा जाए जो मौर्य साम्राज्य था उसकी प्रशासनिक समिति और उनके कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए मैगस्थनीज ने बताया है कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रशासनिक कार्य 6 समितियों के द्वारा संचालित होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कि टोटल 30 लोग होते थे और ये पूरे प्रशासन की जो प्रशासनिक इकाई है उसका कार्यभार संभालते थे। और समितियां अलग अलग थी, उनके कार्य भी अलग अलग थे। तो आइए एक एक समिति कौन कौन सी थी उनको देख लेते हैं। जो प्रथम समिति थी इसका कार्य क्या था? प्रथम समिति का कार्य उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना था। द्वितीय समिति का कार्य था जो विदेशी थे, विदेशियों की देखरेख करना, द्वितीय समिति का कार्य था। जो तृतीय समिति थी, तृतीय समिति का मुख्य कार्य क्या था? तृतीय समिति का मुख्य कार्य था जो जन्म मरण का विवरण है इसको रखना, तृतीय समिति का कार्य था। वहीं पर जो चौथी समिति है, चौथी समिति का कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। ठीक है, जो पंचम समिति है, पंचम समिति क्या करती थी? ये पंचम समिति का कार्य था कि निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनके विक्रय का निरीक्षण करना कि ऐसा तो नहीं है कि जो मूल्य निर्धारित है उससे ज्यादा पे बेची जा रही है या सामान खराब बेचा जा रहा है। इन सब चीजों की जानकारी रखना ये पांचवी समिति का कार्य था। और जो षष्ठम समिति थी यानी छठी समिति थी, इसका क्या कार्य था? बिक्री कर वसूल करना। जो बिक्री कर होता था उसको वसूल करने का कार्य छठी समिति के द्वारा किया जाता था। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखा जाए अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ और उनके अध्यक्ष। 18 तीर्थों का वर्णन है जिनमें कुछ प्रमुख तीर्थ हैं, उनके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए जो पुरोहित होते थे, पुरोहित ये क्या करते थे? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होते थे पुरोहित। ठीक है, युवराज कौन था? जो राजा का पुत्र होता था, राजपुत्र होता था, युवराज कहलाता था। सैन्य विभाग का प्रधान जो होता था उसको सेनापति कहा जाता था। ये सब वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। वहीं पर देखा जाए जो राजकीय करों का संग्रह करता होता था इसको क्या कहते थे? समाहर्ता कहते थे। राजकीय करों का संग्रहकर्ता, समाहर्ता। राजकोष का जो अध्यक्ष होता था यानी कि राजकीय कोष जो है उसकी जो अध्यक्षता जिसके द्वारा संभाली जाती थी उसको सन्निधाता कहा जाता था। मुद्रा जारी करने वाला क्या कहा जाता था? मुद्रा जारी करने वाले को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। वहीं पर जो खानों का अध्यक्ष होता था उनको क्या कहा जाता था? अकराध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, आगे देखें 8वें नंबर पर देखें जो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कौन होते थे? फौजदारी न्यायालय। ठीक है, फौजदारी यानी कि कंठक शोधन न्यायालय के जो न्यायाधीश यानी कि कमिश्नर होते थे उनको क्या कहते थे? उनको प्रतिष्ठा कहते थे।
जो वाणिज्य विभाग था, वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था इसको क्या कहते थे? पड़याध्यक्ष कहते थे। राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय के जो अध्यक्ष होते थे उनको व्यवहारिक कहते थे। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय जहां पर दीवानी मामले देखे जाते थे उनके जो न्यायाधीश होते थे उनको व्यवहारिक कहा जाता था। उद्योग एवं वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? कर्मांतिक कहते थे। जो पुलिस अधिकारी होता था उसको दंडपाल कहा जाता था। ठीक है, और चरगाहों का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? विविताध्यक्ष कहा जाता था। चरगाहों का प्रमुख क्या कहलाता था? विविताध्यक्ष कहलाता था। सीमावर्ती दुर्गों, ठीक है, जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे, सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल, बूचड़ खाने का प्रमुख जो होता था इसको सूनाध्यक्ष, वैश्याओं का प्रमुख जो होता था इसको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। तो यहां पर ये 17 देखा जाए तीर्थ वर्णित है और इनके कार्य क्या थे, इन कार्यों के बारे में भी जिक्र किया गया है। अब आइए देखते हैं सैन्य प्रशासन। ठीक है, जो मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन था, सेना का जो प्रशासन था, उसके लिए भी समिति का वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा, और 6 समितियां बताई गई हैं कि 6 समितियों के द्वारा जो मौर्य काल था उसकी सैन्य प्रशासन संचालित होती थी। अब उन 6 समितियों के बारे में भी देख लेते हैं। देखा जाए प्रथम समिति जल सेना से संबंधित थी। द्वितीय समिति जो थी ये रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित थी। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख से संबंधित थी। चतुर्थ समिति अश्वरोही सेना की देखरेख से संबंधित थी। पंचम समिति जो थी ये गज सेना के प्रबंधन से संबंधित थी। षष्टम समिति रथ सेना के प्रबंधन से संबंधित थी। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा मेगास्थनीज के द्वारा जो सैन्य प्रशासन था उसके बारे में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखा जाए सुदर्शन झील के निर्माण के जीर्णोद्धार से संबंधित कुछ विवरण जान लेते हैं। ठीक है, सुदर्शन झील से संबंधित और उनके जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण जान लेते हैं। जो अशोक थे, यहां पर शासन एक तरफ शासक दे रखा है, फिर अधिकारी का नाम बताया गया है। ठीक, फिर शासक फिर अधिकारी। शासक देखते हैं, शासक फिर वहां का मतलब गवर्नर किसको नियुक्त किया था इस शासक ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा देखा जाए तो पुष्यगुप्त अधिकारी था। चंद्रगुप्त के द्वारा पुष्यगुप्त नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अशोक के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए तुषाप्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। रुद्रदामन के द्वारा देखा जाए तो सुविशाख के नियुक्ति की गई थी। वहीं पर जो स्कंदगुप्त था इसके द्वारा देखा जाए पर्णदत्त तथा उसके पुत्र चक्रपलित को, ठीक है, जो चक्रपालित था इसकी नियुक्ति की गई थी सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार में। अब आइए चलते हैं, देखा जाए कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है यहां पर देखा जाए। गुप्तोत्तर तथा गुप्त पूर्व मध्यकालीन जो राजवंश थे उनसे संबंधित एक टेबल यहां पर लगी हुई है, इस टेबल को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है टेबल। देखा जाए तो राजवंश एक तरफ दे रखा है, फिर वो कहां पर शासन करते थे और उसके प्रमुख शासक का नाम बताया गया है। जो परवर्ती गुप्त राजवंश था ये मगध में शासन करता था, और यहां पर देखा जाए प्रमुख शासक कौन था? महासेन गुप्त था। ठीक है, जो पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश था जिसमें हर्षवर्धन शासन किए, वो कहां पर शासन करता था? थानेश्वर में शासन करता था। और यहाँ के प्रमुख शासक के बारे में देखा जाए तो पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन प्रमुख शासक हुए। उसी प्रकार से देखा जाए जो मैत्रेक वंश था, मैत्रेक वंश वल्लभी में शासन करता था। वल्लभी कहां पर पड़ता है? वल्लभी पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। और यहाँ के शासक के बारे में चर्चा कर ले तो भट्टार्क, धर्मसेन चतुर्थ ये प्रमुख शासक हुए। ठीक है, मैत्रेक वंश से। मौखरी वंश के बारे में चर्चा कर ले तो मौखरी वंश कहां पर शासन करता था? कन्नौज, इत्र नगरी। ठीक, इत्र नगरी। और यहां पर देखा जाए प्रमुख शासक कौन हुए? हरिवर्मा हुए, ईशान वर्मा हुए और सर्ववर्मा हुए। हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा प्रमुख शासक थे। चंद्रवंश के बारे में चर्चा कर ले। यहां पर देखा जाए जो चंद्रवंश था, चंद्रवंश कहां पर शासन करता था? तो ये बंगाल में शासन करता था। और प्रमुख शासक कौन थे? तो यहाँ पर शशांक जो था ये प्रमुख शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख शासकों के नाम हमने देख लिए और वो कहां पर शासन करते थे उनके बारे में हमने अपने इस वीडियो में चर्चा की। और आगे हम चलेंगे, मौर्य काल होता है हमारा समाप्त। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो गुप्त और गुप्तोत्तर युग से संबंधित आएगा। ठीक है, गुप्त और गुप्तोत्तर युग से संबंधित आएगा। फिर उसके बाद हम सीधे एंट्री करेंगे आगे चल के मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखें, रिवाइज करें। वीडियो के बगल में जहां वीडियो देख रहे हैं, ऐप पर देख रहे हैं, तो वीडियो के जस्ट बगल में पीडीएफ लगा हुआ है, उस पीडीएफ को भी आप रिवाइज करते रहे साथ साथ में, ताकि चीजें आपकी और बेहतर होती चले साथ साथ में। और एक रिवीजन आपकी यही वीडियो के साथ में ही हो जाएगा पीडीएफ पढ़ने में। और दोबारा से आपको अपने कंटेंट से जो आपको कंटेंट मिला हुआ है, हार्ड कॉपी मिली हुई है, हार्ड कॉपी से रिवाइज करें, ताकि आपकी पूरी तैयारी समग्र रूप से चलती रहे, अनावरत रूप से चलती रहे।
ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।